बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड क्या है। ब्लड एक विस्कस रेड कलर का फ्लूइड होता है। विस्कस मीन्स के एज़ कम्पेयर टू वाटर ये थोड़ा विस्कस होता है और कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर ये बना हुआ होता है। इट इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल या फिर हम ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे पूरी बॉडी के अंदर, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड वेजल्स जो होते हैं उनके अंदर ये फ़्लो करता है और वहाँ से मटेरियल्स को एक्सचेंज करता है टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यूज़ से वेस्ट मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। मेन फंक्शंस जो हैं वो कुछ यूँ हैं। गैसेस जो हैं वो लंग्स से ये रिसीव करके टिश्यूज़ को दे देगा और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करके लंग्स को वापस दे देंगे। न्यूट्रिएंट्स सेम इसी तरह, न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट्स। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब करके टिश्यूज़ को देते हैं और टिश्यूज़ से जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है और ब्लड जो है वो इसको हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और फीसिस। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर हाई या लो हो जाए तो इस तरह से हमारी डेथ भी हो सकती है, तो उसको मेंटेन करता है हर वक्त जो है वो, जो कि हम होम्योस्टेसिस में इंशाल्लाह कवर करेंगे। और प्रोवाइड्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मींस कि हमारी बॉडी को डिफेंस करता है अगेंस्ट द पैथोजेंस। ब्लड को क्लॉट करता है, यानी कि जो ब्लड जब फ्लो करने लग जाता है, हमें चोट वगैरह लग जाती है तो फ़ौरन से ब्लड बहने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो ब्लड क्लॉट भी हो जाता है, यानी कि जम जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी इसके अंदर मौजूद होता है। इसकी कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करें तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% इनके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा इनके अंदर मौजूद होता है, जो कि 55% इनका ज़्यादा पार्ट जो है वो प्लाज्मा पे होता है और प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है, जो कि 90% उसके अंदर वाटर होता है और 10% डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं प्लाज्मा के अंदर। डिज़ोल्व सब्सटेंसेस के अंदर से जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। वो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजिन प्रोटीन्स होते हैं। एल्बुमिन जो है वो वाटर की मूवमेंट को रेगुलेट करता है इन द टिश्यूज़ और ग्लोब्यूलिन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट करता है, और फिब्रिनोजिन जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसराइड्स यानी कि फैटी एसिड्स के मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स हैं ये, और एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया वगैरह। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम डिज़ोल्व सब्सटेंसेस करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ब्लड के प्लाज्मा के अंदर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बोन मेरो में बनते हैं, और स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी ऑफ मैच्योरनेस होती है, जिसको हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कहते हैं। इसके अलावा हम इनको ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, यानी कि ब्लड के सेल्स। और कितने सेल्स होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसीज जो होते हैं इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, यानी कि एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन सेल्स, वो सेल्स जिनका रेड कलर होता है, और ये रेड कलर हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। हीम कहते हैं आयरन को और ग्लोबिन कहते हैं प्रोटीन को। हेमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन होते हैं जिनके साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन अटैच होते हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, और जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं। और जो पिगमेंट होता है वो 2 कलर का पिगमेंट होता है। एक बिलीरुबिन होता है जो कि रेड कलर का होता है, और एक होता है बिलीवर्डिन जो कि ग्रीन कलर का होता है। इनकी शेप को अगर हम देखें तो ये बाइकनकेव होता है। सामने से अगर इनका फ्रंट इमेज देखते हैं तो ये इस तरह से अंदर डिप्रेस्ड नज़र आता है और अंदर से ये बाइकनकेव स्ट्रक्चर होती है, और अगर साइड से हम देखते हैं तो ये इस तरह से किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर नज़र आता है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर इनके 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 क्यूब ले लें आप जिनकी हाइट, विड्थ और लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर हो, तो 1 क्यूब के अंदर 1 मिलीमीटर के अंदर अगर हम देखें तो 5 मिलियन आरबीसीज हमें मिले हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि पूरी बॉडी के अंदर तो ट्रिलियंस के हिसाब से होते हैं।
और अगर इनकी लाइफ स्पेन को हम देखें तो ये 120 डेज़ के अंदर जो है वो रप्चर हो जाते हैं और फिर न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो इनकी लाइफ है 120 डेज़ या फिर 3 to 4 मंथ्स होती है, जो कि बाद में रप्चर जब हो जाते हैं तो ये दोबारा बनने के लिए लिवर या फिर स्प्लीन में जाते हैं। इनके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज़ से लेकर लंग्स को दे देते हैं और लंग्स से ऑक्सीजन को ले लेते हैं आयरन के ज़रिए और टिश्यूज़ को प्रोवाइड करते हैं। WBCs जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूको मीन्स कलरलेस एंड साइट्स मीन्स सेल, ऐसे सेल्स जो कि कलरलेस हों। ये होते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है जिनके अंदर हमारी बॉडी पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है वो हमारी बॉडी इम्यूनिटी क्रिएट करती है। इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इनके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होता है एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके सेल्स के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं जिसकी वजह से हम इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। और एग्रेन्युलोसाइट्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर दाने मौजूद नहीं होते। ग्रेन्युलोसाइट्स को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और हर न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट के होते हैं। हर सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप शेप के न्यूक्लियस होते हैं और इनको मोनोन्यूक्लियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास एक ही न्यूक्लियस होता है और बड़ा न्यूक्लियस होता है, जिनको हम मेगा कैरियोसाइट्स भी कह सकते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं इनके अंदर बेसोफिल सेल्स होते हैं जो कि जिनके सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए ये ब्लू कलर के नज़र आते हैं, इसलिए हम इनको बेसोफिल्स कहते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी बीन शेप का होता है, ठीक है। इजिनोफिल्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं क्योंकि इनके ग्रेन्यूल्स रेड कलर के होते हैं और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डम्बेल शेप होता है। और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं इनके अंदर रेड एंड ब्लू दोनों कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसकी वजह से इनको न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। और इनके अंदर मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर के न्यूक्लियस होते हैं, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, मतलब इस तरह से 4-5 न्यूक्लियस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इनको मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कहते हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास एक न्यूक्लियस होता है, मोनो मीन्स वन, साइट्स मीन्स सेल, ऐसा सेल जिसके पास एक न्यूक्लियस हो जो कि बहुत बड़ा होता है इनका न्यूक्लियस। और लिम्फोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि इनके पास भी एक न्यूक्लियस होता है बट न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेन्युलोसाइट्स। प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बो मीन्स क्लॉट और साइट्स मीन्स सेल, ऐसे सेल्स जो कि ब्लड को क्लॉट करें उनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं या फिर प्लेटलेट्स कहते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर इनकी तादाद 2.5 लाख होती है, यानी कि 2,50,000 होती है। इस तरह से देखा जाए तो RBCs की तादाद सबसे ज़्यादा होती है ब्लड के अंदर जो कि 5 मिलियन होती है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा होती है और सबसे कम तादाद जो होती है वो WBCs की होती है जो कि 7,000 से कम या ज़्यादा हो सकती है। और ब्लड को क्लॉट करने का फंक्शन प्लेटलेट्स का होता है, जैसे कि नेम से ही मालूम हो रहा है। और इनकी शेप जो होती है वो इरेगुलर होती है, वो इस तरह की होती है, ठीक है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।